आप निषेचन की प्रक्रिया से परिचित होंगे, जो कि लैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक मानवों के मामले में शुक्राणु, मादा युग्मक जो कि मानवों के मामले में अंडाणु है, के साथ संलयन करता है। अब ये संलयन द्विगुणित युग्मनज को जन्म देता है, जो आगे भ्रूण में विकसित होता है। अब इस युग्मनज का द्विगुणित होना आवश्यक है, जिसका अर्थ ये है कि इसमें जोड़ों में गुणसूत्र होने चाहिए, यानी कि 46 या फिर 23 जोड़े गुणसूत्र। इसका अर्थ ये भी है कि युग्मकों को अर्धसूत्री होना चाहिए, यानी उनमें पूरे गुणसूत्र सेट का केवल आधा भाग होगा, ताकि जब वो आपस में मिले तो युग्मनज में द्विगुणित प्रकृति पुनः स्थापित हो सके। जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये अर्धसूत्री युग्मक शरीर में उत्पन्न होते हैं, उसे युग्मक जनन यानी कि गेमीटोजेनेसिस कहा जाता है। और इस वीडियो में हम उस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे जिससे शुक्राणु बनते हैं, जिसे शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये प्रक्रिया पुरुषों में होती है, विशेष रूप से ये वृषण यानी कि टेस्टीज में होती है। तो ये वृषण की आंतरिक संरचना है। प्रत्येक खंड में कुछ नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर शुक्राणु कोशिकाएं यानी कि स्पर्म सेल्स उत्पन्न होते हैं। यदि आप पिछले कक्षाओं में याद करें, तो शुक्राणु के उत्पादन और युग्मक जनन की प्रक्रिया के लिए हार्मोनों की आवश्यकता होती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन और अन्य पुंजन। अब इन हार्मोनों के स्राव को बदले में पीयूष हार्मोन जैसे पुटकोतीपक हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच और पीत पिंडकर हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन और अन्य पुंजन शुक्राणु के निर्माण, परिपक्वता और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट को देखें और शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें। यदि हम शुक्रजनक नलिका को आधे में काटते हैं, तो इसका अभिरंजन करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर इसका आंतरिक भाग इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं: सर्टोली कोशिकाएं, शुक्राणुजन कोशिकाएं, शुक्राणु कोशिकाएं। ये सभी कोशिकाएं क्या हैं? आइए शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट को करीब से देखें। शुक्रजनक नलिका एक खोखली नलिका जैसी संरचना है। तो शुक्रजनक नलिका का बाहरी भाग जो कोनों की ओर होता है, उसे आधार झिल्ली यानी कि बेसल लेयर कहा जाता है, और आंतरिक भाग को अवकाशिका यानी कि ल्यूमेन कहा जाता है। आधार झिल्ली और अवकाशिका के बीच विभिन्न चरणों की कोशिकाएं शुक्र जनन में गुजरती हैं। मुख्य कोशिकाएं जो शुक्राणु कोशिकाओं को जन्म देती हैं, उन्हें शुक्राणुजन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ये जर्म कोशिकाएं होती हैं, यानी वो कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन से गुजर सकती हैं और अर्धसूत्री कोशिकाएं बन सकती हैं। यही वो कोशिकाएं हैं जो शुक्राणु कोशिकाएं यानी कि स्पर्मेटोसाइट बनने वाली होती हैं। अब अन्य कोशिकाएं जैसे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और शुक्राणु प्रसू यानी कि स्पर्मेटिड कुछ और नहीं बल्कि शुक्राणुजन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया के विभिन्न विभाजन अवस्था हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया ही परिपक्व शुक्राणु के निर्माण की ओर ले जाती है। तो आइए उस प्रक्रिया को देखें जिससे परिपक्व शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ शुक्रजनक नलिका यानी कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की आधार झिल्ली है। आपके पास शुक्राणुजन होते हैं। अब ये द्विगुणित जर्म कोशिकाएं होती हैं, जिसका अर्थ है कि इनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यदि ये सभी शुक्राणुजन शुक्राणु कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएं, तो क्या भविष्य में शुक्राणु उत्पादन के लिए शुक्राणुजन शेष रहेंगे? खैर, ये समस्या समसूत्री विभाजन की मदद से हल हो जाती है। आप देखें कि शुक्र जनन की प्रक्रिया के दौरान ये शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन से गुजरते हैं। अगर आपको याद हो, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। संतति कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से जनक कोशिका के समान होती है। तो शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन से गुजरता है। अब हम केवल इस एक शुक्राणुजन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
ये समसूत्री विभाजन से गुजरेगा और दो समान संतति कोशिकाएं बनाएगा। संतति कोशिकाएं यानी कि डॉटर सेल। अब इनमें से एक कोशिका शुक्र जनन की प्रक्रिया को जारी रखेगी, जबकि दूसरी कोशिका भविष्य में शुक्राणुजन को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होगी। इसलिए आगे भविष्य में जब ये कोशिका फिर से विभाजित होगी तो ये दो कोशिकाओं में विभाजित होगी। एक कोशिका शुक्राणुजन के भंडार को बनाए रखने के लिए समसूत्री विभाजन से गुजरेगी, दूसरी शुक्र जनन की प्रक्रिया को जारी रखेगी। यही तरीका है जिससे शुक्राणुजन की संख्या बनी रहती है। हालांकि प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के भीतर लाखों शुक्राणुजन होते हैं, फिर भी उनकी संख्या समसूत्री विभाजन द्वारा बनाए रखी जाती है। अब इस शुक्राणुजन के साथ क्या होता है जो समसूत्री विभाजन से गुजरा है? ये शुक्र जनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चयनित किया जाता है और इसे अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ एक अंकित किया गया है जो दर्शाता है कि ये प्राथमिक है। अब ध्यान दें कि इसमें अभी भी 46 गुणसूत्र हैं, क्योंकि इसने अभी अर्धसूत्रण नहीं किया है। इसलिए प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्विगुणित होती है और इसमें 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे ये कोशिका शुक्र जनन प्रक्रिया के लिए चुनी जाती है और अन्य कोशिका नहीं। इसका उत्तर टेस्टोस्टेरोन और अन्य पुंजन के प्रति संवेदनशीलता में छिपा है। जिस शुक्राणु जन में टेस्टोस्टेरोन ग्राही की संख्या सबसे अधिक होती है, उसे शुक्र जनन के लिए चुना जाता है। इसका अर्थ ये है कि ये कोशिका टेस्टोस्टेरोन और अन्य पुंजन के साथ अधिक क्रिया कर सकती है, जिससे ये शुक्र जनन प्रक्रिया में आगे बढ़ती है। अब ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बढ़ने लगती है, ये अपने आकार को बढ़ाती है, अधिक से अधिक कोशिका द्रव्य एकत्र करती है। अब ये अर्धसूत्रण करने के लिए तैयार होती है। अब यही होता है, शुरुआत में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अर्धसूत्रण 1 से गुजरती है। अगर आपको याद हो तो अर्धसूत्रण 2 चरणों वाली प्रक्रिया होती है, अर्धसूत्रण 1 और अर्धसूत्रण 2। अर्धसूत्रण 1 के अंत में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसे 2 से दर्शाया जाता है। अब क्योंकि अर्धसूत्रण 1 हो चुका है, यानी कि समजातीय गुणसूत्र अलग हो चुके हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका अब अर्धसूत्री हो जाती है। अब इसमें केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। हालांकि सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी जुड़े होते हैं, केवल समजातीय गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो चुके हैं। यदि आप अर्धसूत्रण के बारे में थोड़ा याद करना चाहते हैं तो आप हमारे अर्धसूत्रण 1 और अर्धसूत्रण 2 वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं फिर से अर्धसूत्रण 2 से गुजरती हैं और इससे शुक्राणु प्रसु का निर्माण होता है। अब अर्धसूत्रण 2 अर्धसूत्रण 1 का एक निरंतर भाग है जिसमें गुणता नहीं बदलती। अंततः जो 4 कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं वो अर्धसूत्री होती हैं, अर्थात उनमें केवल आधे गुणसूत्र होते हैं। तो यदि आप याद करें, हमने एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से शुरुआत की थी, फिर हमें 2 द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं मिली और प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका अर्धसूत्रण 2 से गुजरती है और 4 शुक्राणु प्रसु उत्पन्न होते हैं। अब यदि आप शुक्राणु की संरचना याद करें तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें एक शीर्ष, एक ग्रीवा और एक पूंछ होती है, लेकिन शुक्राणु प्रसु बिल्कुल भी इन परिपक्व शुक्राणुओं की तरह नहीं दिखते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अभी भी परिपक्व शुक्राणु नहीं है। जब शुक्राणु प्रसु का निर्माण हो जाता है तो ये जाकर सर्टोली कोशिकाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं और जब ऐसा होता है तो शुक्राणु प्रसु के भीतर कई परिवर्तन होते हैं। गोल्जी उपकरण कुछ स्राव उत्पन्न करना शुरू कर देता है, सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है और अंततः सर्टोली कोशिकाओं में ही शुक्राणु जनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु प्रसु परिपक्व शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ध्यान रखें कि शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटोजोआ अभी भी अर्धसूत्री होते हैं, इनमें केवल 23 गुणसूत्र होते हैं, परंतु भले ही शुक्राणु परिपक्व हो गए हों, अर्थात उनमें शीर्ष, ग्रीवा और पूंछ आ गए हों, फिर भी ये गतिशील नहीं होते। अब यदि आप याद करें तो शुक्राणु की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये गतिशील होते हैं।
शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंचता है और निषेचन करता है। तो इन शुक्राणुओं को गतिशील बनने के लिए ये प्रक्रिया अधिवृषण में होती है। अब तक की संपूर्ण प्रक्रिया शुक्रजनक नलिका के अंदर हुई थी। अब जब शुक्राणुजन शुक्राणु जनन की मदद से उत्पन्न होते हैं, तो ये कोशिकाएं अधिवृषण में भेजी जाती हैं, जो वृषण के बहुत पास स्थित होता है। अधिवृषण में कुछ स्राव मिलाए जाते हैं, जिससे अगतिशील शुक्राणु गतिशील शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि फिर भी ये अंडाणु को निषेचित करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते। अब इन शुक्राणु को और अधिक स्राव प्राप्त होते हैं, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि और शुक्राशय से आते हैं। अब इन सभी स्रावों को शुक्राणु के साथ मिलाकर वीर्य कहा जाता है। अब इस वीर्य में शुक्राणुजन पूरी तरह गतिशील होते हैं और महिला अंडाणु कोशिका के साथ निषेचन करने में सक्षम होते हैं। और ये है एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना। ये शीर्ष क्षेत्र है, ये ग्रीवा या मध्य भाग है, ये प्रधान भाग और अंतिम भाग है। इनमें से दो भाग पूंछ बनाते हैं। ग्रीवा या मध्य भाग बहुत अधिक सूत्र कणिका से भरा होता है। ये सूत्र कणिका शुक्राणु को तैरने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये शीर्ष भाग वो भाग है जिसमें नाभिक होता है। ये अर्धसूत्री नाभिक होता है। जब ये शुक्राणु अंडाणु कोशिका तक पहुंचता है, तो ये शीर्ष भाग अंडाणु कोशिका के साथ संलयित हो जाता है और अर्धसूत्री नाभिक को अंडाणु कोशिका में छोड़ देता है। इससे निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हम अंडाणु कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया, जिसे अंड जनन यानी कि oogenesis कहा जाता है, इस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।